नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। दोस्तों, जैसे कि हमारी टीम ने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम वन बाय वन सारे एमसीक्यू लेके आएंगे, तो इसी फील्ड में हम पहले ही 12th क्लास के लगभग सारे एमसीक्यू हम करवा चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट किताबें थी उन सबकी। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नई नई क्लासेस, जो 10th क्लास का एग्जाम है 29 अप्रैल को, उसी के लिए हम रिगार्डिंग हम एमसीक्यू लेके आए हैं। ये एक मैराथन क्लासेस है। जितने भी बच्चे हैं जिनका 10th क्लास में एग्जाम आने वाला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो ऑब्वियसली बात है बहुत होगा है। तो जिनका एग्जाम है वो लोग अभी के अभी यहाँ आए और इस क्लास को अटेम्प्ट करें। अगर किसी का भाई बंधु हो, वो भी 10th क्लास में हो, उनको भी इसके लिए करें। और आइए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास कौन कौन से एग्जाम, मतलब कितने तरह के मार्क्सशीट होते हैं और कौन कौन से एग्जाम का एक पैटर्न होता है, वो मैं समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो है वो 85 मार्क्स के एग्जाम होंगे, ठीक है। 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। और इसमें पूरे 43 क्वेश्चन आएंगे, ठीक। तो हमारे पास क्या है, 2.5 घंटे का एग्जाम है 85 मार्क्स का और 43 क्वेश्चन है। इसमें जो एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा वो 1 से लेकर 17 क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के होंगे, ठीक है। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए, हम दिखाते हैं आपको किस तरह के क्वेश्चन होंगे और किस तरह का एग्जाम पैटर्न हो सकता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक मानक इकाई में उपयोग होने के लिए निम्नलिखित विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए, मतलब विशेषताएं कौन सी होनी चाहिए एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट करने के लिए। यूनिट आपको पता है किसी भी पदार्थ की इकाई का निर्धारण करता है, उसे हम यूनिट कहते हैं। तो यूनिट के लिए क्या होता है कि क्या क्या चीजें हमारे पास होनी चाहिए। पहली बात है प्रासंगिकता, दूसरा है सुविधाजनक, तीसरा है अच्छी तरह से उसको परिभाषित होना चाहिए, और चौथा इनमें से सभी। तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो ऑप्शन डी जो है, ये ऑप्शन सबसे सटीक बैठता है। मतलब सबसे सटीक क्या है, इनमें से सभी, मतलब ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का व्युत्क्रमानुपात एसआई मात्रक क्या है, ठीक है। डिवाइड एसआई यूनिट ऑफ पावर। सबसे पहले अगर पावर का एसआई यूनिट पूछे तो कुछ नहीं है, आंख बंद करके वाट लगा देना। क्यों? जेम्स वाट का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ठीक है, उनके हिसाब से हम यहाँ पर वाट लगा देते हैं, ठीक है। वाट जो है वो इसका एसआई यूनिट है। अगली बात चलते हैं। तो इसका जो, अगर हमें ऐसे कोई पूछे व्युत्पन्न एसआई मात्रक, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है किलोग्राम किलोग्राम M2S-3, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धातु और एक अधातु के बीच एक यौगिक बनता है, और यह क्या है। देखिए, जब कोई धातु और अधातु के बीच में कोई यौगिक बने तो वो कुछ नहीं करता है, वो एक आयनिक होता है, यानी कि एक आयोनिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो इनके बीच में होता है। एक कंपोनेंट फ्रॉम बिटवीन अ मेटल एंड ए नॉन मेटल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक। अभी हमने पढ़ा था आयोनिक वाले में। आयोनिक में यौगिकों में जो आबंध होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं, का कारण क्या है। बॉन्ड्स हमने साइंस में पढ़ा है कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एक कार्बन है, ठीक है, और इसके चारों तरफ, इसके जो चारों हिस्से होते हैं, ये चारों तरफ से भरा होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किससे भरा होगा, हाइड्रोजन से। ये होते हैं चारों तरफ। अगर इसका चारों तरफ अगर इस तरह के हाइड्रोजन 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 का अगर कंबाइंड हो तो वो एक बाउंड पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है। और ये जब चारों कंप्लीट करेगा, ये क्या बनेगा, CH4 यानी कि मीथेन। तो ऐसा ही होता है बाउंड्स। बाउंड्स क्या होता है, इनके बीच में, मतलब ये जो एक प्राणी है, इसका चारों तरफ का हिस्सा भरा होता है, जो इसको जिससे पता चलता है कि इसका पेट भरा हुआ है। अगर इसका पेट भरा हुआ है तो ये बाउंड है, ये अनुबंध है। तो पूछ रहा है कि जो आयनिक यौगिक हैं, इनके जो अनुबंध है, इसके कारण क्या होते हैं। क्या वो इलेक्ट्रॉनिक को आपस में साझा करते हैं, क्या वो प्रतिकर्षण करते हैं, क्या वो आकर्षण करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या है कि ये एक दूसरे से आकर्षित बल के कारण एक दूसरे से चिपके रहते हैं। इन दोनों के इन सब के बीच में एक आकर्षण बल है, जिसके कारण ये आपस में चिपके हुए। जैसे वैसे ही आयोनिक भी चिपका होता है, ठीक है, आयनिक चिपका होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ जिसका गलनांक ऊंचा है पानी में घुलने पर बिजली का संचालन करता है, ठीक है। गलनांक मतलब जो गल जाता है, मतलब इसको बहुत ज्यादा भाप पे, अगर बहुत गर्मी में इसको जलाते हैं तभी ये, मतलब ये पिघलेगा। मतलब इसको बहुत ज्यादा गर्म चाहिए, बहुत ज्यादा हीट चाहिए, तब ये पिघलेगा। लेकिन पानी में घुलने पर इसमें बिजली का संचालन होगा, ठीक है, बिजली का संचालन भी कर सकता है। और क्रिस्टल
संरचना का बना होता है। क्रिस्टल मतलब जो कांच के समान एकदम प्लेन सफेद इस तरीके से हो तो क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल की संरचना का बना होता है, तो वो किस प्रकार का पदार्थ है, क्या वो आयनिक है, धात्विक है, सहसंयोजिक है या क्रिस्टलिंग है, ठीक है। तो देखिए सहसंयोजिक है तो जिसमें दोनों के गुण होते हैं, ठीक है, धात्विक अधात्विक मतलब जिसमें दो पदार्थ के आपस में गुण करके वो बनाया जाता है उसे कहते हैं सहसंयोजक, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका आंसर है आयनिक, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस यौगिक में आयरन इलेक्ट्रॉन वाले आयरन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल द्वारा एक साथ बंधे होते हैं? Which compounds are ions held together by electrostatic force? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किसके अंदर मौजूद है? तो देखिए KONO2 के अंदर है, CaSO4 के अंदर है, एल्युमिनियम है या फिर pH 010 में है। तो इसका आंसर है CaSO4, कैल्शियम सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड सॉरी कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम सल्फेट, इसका मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है जिसके कारण ये आपस में बंधा रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थिर है और आमतौर पर यौगिक नहीं बनता है? देखिए वो स्थिर है और यौगिक नहीं बनता है, ठीक है। क्या वो सोडियम है, नियॉन है, पोटेशियम है, क्लोरीन है? देखिए जो सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, ये स्थिर जरूर है लेकिन ये स्थिर मतलब स्थिर नहीं है लेकिन ये यौगिक भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है नियॉन। नियॉन क्या है? नियॉन स्थिर भी है और ये यौगिक नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस से संवेग का निकट संबंध है? संवेग का निकट संबंध किससे है? आवेग से, शक्ति से, बल से या गतिज ऊर्जा से? इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट है संवेग का नियम, वो किससे बनेगा? आवेग से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बारे में बताइए। तो तीसरा गति किसका होता है? न्यूटन का। न्यूटन ने आमतौर पर 3 गतियां दी है, तो 3 गतियों में न्यूटन का हमें गतियों के बारे में बताना है। तो इसमें से कौन सा गति है? पहला है क्रिया प्रक्रिया, जोड़कर हमेशा एक ही शरीर पर कार्य करते हैं, ऐसा नहीं है, वो हमेशा अलग अलग शरीर पर काम करती है और विपरीत दिशाओं में काम करती है, ठीक है। वो विभिन्न निकायों पर विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। देखो बिल्कुल सही है कि देखिए अगर क्रिया प्रतिक्रिया अगर हो तो वो हमेशा विपरीत दिशाओं में काम करेगी, तभी वो तीसरा बल बनेगा, ठीक है। तीसरा बल मतलब अगर आपने मान लीजिए किसी टेबल पे हाथ मारा तो उससे आपको जितनी चोट हुई उतना दर्द टेबल को भी हुआ, तो वो क्या हुआ? विपरीत दिशा में एक दूसरे को बल लगाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि जितना जोर से आपने लिया उतना जोर से फिर लगा। तो एक ही शरीर नहीं है, शरीर अलग अलग है और उनके कार्य भी अलग अलग है और जो दिशाएं हैं बल का प्रयोग भी अलग अलग दिशाओं में हो रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा? परिणाम दोनों को ही भुगतने पड़ सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है? मतलब बाकी सब ऊर्जा की इकाई होगी। क्या वो जूल है, न्यूटन मीटर है, किलोवाट है या फिर किलोवाट घंटा है, यानी किलोवाट आवर? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, किलोवाट जो है वो एनर्जी का यूनिट नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। लड़कों की स्थिति मतलब एक लड़का है जिसकी जो स्थिर है मतलब एक जगह पर खड़ा हुआ है, स्थिर ऊर्जा है अधिकतम है, स्थिर ऊर्जा अधिकतम है, जाहिर सी बात है जब वो खड़ा रहता है उसके अंदर स्थिर ऊर्जा होती है, मतलब कि एक ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करता है, एक ही जगह पे खड़े होने पर पोटेंशियल एनर्जी निकलती है। तो बताइए कि वो कौन सा स्थान है जहां पर उससे सबसे अधिक होगी? तो वो कौन सा स्थान होगा जहां पे अधिकतम पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो देखिए अगर कोई बच्चा सीधा खड़ा होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी मतलब उसका भार जो होता है शरीर पर गुरुत्वाकर्षण के कारण सबसे ज्यादा लगता है, तो क्योंकि सबसे ज्यादा कहां पे भार लगा? नीचे। तो कब? जब वो खड़ा था। तो क्या वो कहां पे? नीचे। देखिए सारे ऑप्शन में ऑप्शन ए, जब वो सबसे ज्यादा जब वो खड़ा था तभी उसके अंदर एक स्थिर ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी पैदा हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पिंड ऊंचाई से गिर रही है, ठीक है, कोई भी एक वस्तु है जो ऊपर से गिर रही है और h/2 यानी कि अपनी जो ऊंचाई है, मान लीजिए उसकी 20 ऊंचाई है, 20 मीटर की ऊंचाई है और 10 मीटर वो ऊंचाई से जा चुकी है, ऊंचाई तक गिरने के बाद मतलब 20 मीटर की वो एक बिल्डिंग है जिसपे से कोई चीज गिरी, ठीक है, और वो 10 मीटर तक गिरी और 10 मीटर के बाद क्या हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। 10 मीटर के बाद यह जो कब्जा कर लेती है कौन सी एनर्जी? इसके अंदर कौन सी एनर्जी शुरू हो जाती है, मतलब कौन सी ऊर्जा आ जाती है? क्या इसके अंदर स्थिर ऊर्जा आ जाती है, क्या सिर्फ गतिज ऊर्जा आती है, आधी स्थिर और आधी गतिज ऊर्जा होती है, या फिर आधी गतिज और कम स्थिर ऊर्जा होती है? देखिए जब वो ऊपर से गिर रहा था
तब उसके अंदर एक गति ऊर्जा बन रही थी, लेकिन जब वो आधे पे आ गया तो उसके अंदर गति ऊर्जा तो बनी, लेकिन अब स्थिर ऊर्जा भी आ गई, क्योंकि दोनों तरफ से जो हमारे ग्रेविटेशनल का फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण का बल और ऊपर का बल, ये दोनों ही बल आपस में जहां मिलते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि इसके पास क्या होती है, एक ऊर्जा जो होती है, जो हमारे पास जो हवा की ऊर्जा होती है वो, और गुरुत्वाकर्षण की जो बल है वो, दोनों के बीच में ये पिसने लगता है। जब ये दोनों के बीच में पिसेगा तो क्या होगी, इसके अंदर आधी ऊर्जा आएगी और आधी स्थिर ऊर्जा आएगी, यानी कि दोनों ऊर्जाएं इसके अंदर मौजूद होती है। ऑप्शन होगा इसका सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी भी ब्लड ग्रुप का हो तो रक्त प्राप्त कर सकता है, ठीक है, उसका खुद का ब्लड ग्रुप क्या होगा। देखिए, एक व्यक्ति अगर किसी भी ब्लड ग्रुप का हो और उसको अगर, मतलब एक देखिए, ये देखिए ए बी जो होता है ना, वो दुनिया में किसी को भी अपना खून, किसी से भी अपना खून ले सकता है, और वो जो है वो दुनिया में किसी को भी अपना खून दे सकता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से एक व्यक्ति जो है वो अपना ब्लड ग्रुप किसी से भी प्राप्त कर सकता है, तो अगर वो किसी से भी प्राप्त कर सकता है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर उसने किसी को भी वो ग्रुप खून दे सकता है तो उसका ग्रुप होगा ओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक बीमारी अब ठीक हो सकती है। अनुवांशिक बीमारी कौन सी बीमारी होती है? अनुवांशिक बीमारी वो बीमारी होती है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है, जैसे माँ बाप, दादा दादी, इनसे जो हमें एक बीमारी मिलती है उन्हें कहते हैं अनुवांशिक बीमारी। तो क्या अनुवांशिक बीमारी को आज के डेट पे ठीक कर सकते हैं? किसको? रेडियोथेरेपी से, कीमोथेरेपी थेरेपी से, या फिर जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी से। तो देखिए, इसका ऑप्शन है जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जीन रिप्लेसमेंट, जीन वही होता है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलता है। हमारे पास 46 प्रकार के जीन होते हैं, जिसमें से किसी भी एक जीन की खराबी होने से हमें वो बीमारी हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उस जीन को काट के, अलग करके और नए तरीके से इस बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं। तो ये संभव है आज के डेट में कि जिन जो जेनेटिक डिजीजेस होती है उनका समाधान संभव होता है। किसके कारण? जीन रिप्लेसमेंट थ्योरी के कारण। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी हमको टॉपिक को अगली क्लास में खत्म करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।